हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी एग्जाम का ही एक क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में। इससे पहले के सारे पेपर मैंने करा दिए। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज x इक्वल टू √2 प्लस √3, y इक्वल टू √5 प्लस √1 एंड z इक्वल टू 2 √2 प्लस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे अपन एक एक करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले x और y को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये अपना बन गया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा √5 प्लस √1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उससे अपन इसको खोल सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, और ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √3। तो √2 इंटू √3 मिला के बन गया √6। तो ये अपने पास बन गया 5 प्लस 2 √6। फिर सेम तरीके से अगर आप इसको खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और ये अपने पास बन जाएगा 2√5। तो ये अपने पास बन गया 6 प्लस 2√5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं √6 और √5 इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। डिसमल में बहुत हल्का सा ही अंतर आएगा। लेकिन अगर आप 5 और 6 में कंपैरिजन करेंगे तो इसमें पूरे 1 का अंतर है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 5 6 से बड़ा है, लेकिन ये जो √5 है ये √6 से हल्का सा ही छोटा है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो y है वो x से बड़ा होगा। और कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें y अपन को x से बड़ा दे रखा है? तो एक तो अपना ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर 4 है। ये दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन में x जो है वो z से छोटा दे रखा है। दैट मीन्स कि x और z को कंपेयर करने से तो कोई फायदा नहीं है। अपन y और z को कंपेयर करते हैं। y तो अपन ने लिख ही लिया, सेम तरीके से z को भी मैं स्क्वायर कर दूं। 2 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 √2। तो देखिए 8 और 1 9 हो गया। और यहां पर अगर ये जो 2 है इसको अगर मैं अंदर लेके जाता हूं तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि अंदर में इसका स्क्वायर जाएगा। तो ये मैं बोल सकता हूं 4 दूनी 8 हो गया, ये बन जाएगा 2√8। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो 8 है वो भी 5 से बड़ा है और जो 9 है वो भी 6 से बड़ा है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि यही वाला नंबर बड़ा है। दैट मीन्स की जो जेड है वो y से बड़ा है। तो अपन कह सकते हैं कि x लेस देन y लेस देन z, ऑप्शन नंबर 1। The budget for a construction project is allocated to land acquisition, building materials and labor in the ratio 5:3:2. During the project, the cost of land acquisition rose by 5%, building material rose by 10% and labor fell by 20%. What is percent change in the total project cost? तो देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बजट अपन को दे रखा है। 3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो अपन भूमि अधिग्रहण करेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो अपन को दे रखी, फिर बिल्डिंग मटेरियल और इसके अलावा लेबर। तो ये 3 चीजों की कॉस्ट आपको दे रखी है। रेशो है 5:3:2। तो आप चाहे तो इनको 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए मान सकते हैं। 5 रुपए में मैंने भूमि खरीद ली, कोई नेता होगा बड़ा तभी उसकी आई होगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो भूमि अधिग्रहण है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अगले साल 5% बढ़ जाती है, और जो बिल्डिंग मटेरियल की प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है, लेकिन जो लेबर की कॉस्ट है वो 20% कम हो जाती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि परसेंट चेंज कितना आएगा। तो यहाँ पर अपन से केवल चेंज पूछा गया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ चेंज ही निकालूंगा। तो चेंज कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आप देखिए जो लैंड एक्विजिशन था वो 5 रुपये कॉस्ट था उसका, और 5% बढ़ा, बढ़ने का मतलब है कि प्लस 5% हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 5/100। परसेंट हटा के मैंने नीचे में 100 लगा दिया। फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, और ये अगले साल 10% बढ़ा, तो बढ़ने का मतलब फिर से प्लस 10%। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 10/100। और जो अपना लेबर चार्ज था वो 20% कम हो गया। 2 रुपए पे 20% कम होएगा, कम होने का मतलब है -20%, तो -20/100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 पंजे 25/100 मतलब 0.25, 3 इंटू 10 30, 30/100 मतलब 0.3, और -20 इंटू 2 मतलब -40, -40/100 मतलब -0.4। तो ये कितना आ गया? 0.3 -0.4 हो गया -0.1, और 0.25 -0.1 करेंगे तो आ जाएगा 0.15। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 0.15 का आएगा। कितने रुपए पे?
तो यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट था वो 5, 3 और 2 था, तो इन तीनों का सम अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3, 8, 8 और 2 10। दैट मीन्स कि 10 रुपए पे 0.15 का इंक्रीज है, ये प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है कितने का, 0.15 का, कितने पे, 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से अपन परसेंट चेंज निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.5%। ऑप्शन नंबर 3 इवेल्यूट। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। बोर्ड मास के सवाल को हमेशा अंदर से बाहर की ओर चलता होता है, मतलब सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट अपन सोल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर आएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो ये है 1 - 1/3। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना 3 LCM आ जाएगा, तो ये बन गया 3 - 1 दैट इज 2/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। अब आगे में यहाँ पर आपके पास है हाफ मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो कि है 2/3। तो ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/3। फिर आपके पास है 1/6 प्लस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो कि अपने पास आ रही है 1/3। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 6 LCM आ गया, 1 + 3 का 2 बार में, तो 3/6 मतलब 1/2। तो अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आ गई 1/2, इसके आगे में है 2/3 डिवाइडेड इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू जो कि है 1/2। तो यहां पर जब अपन डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/2 बन जाएगा 2/1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3। तो यहां पर अब मैं बोल सकता हूं एंड में 6 माइनस ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू जो कि आई है 4/3। तो यहाँ पे 3 अपना एलसीएम आ गया, 6 × 18 - 4 दैट इज 14/3। ऑप्शन नंबर 1। X, Y and Z invested 25,000, 35,000 and 40,000 respectively in a business. If the profit at the end of the year was 30,000, find Y share. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि X, Y, Z 25,000, 35,000 और 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में, और साल के एंड पर जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 30,000 रुपए के बराबर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इसमें Y को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो प्रॉफिट होता है वो उसी रेशो में डिवाइड होता है जिस रेशो में टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये जो अपन इन्वेस्टमेंट मानते हैं ये 1 महीने की इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो जैसे एक्स जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो कितने टाइम के लिए करेगा, 12 महीने के लिए। फिर सेम तरीके से वाई जो है वो 35,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी पूरे साल के लिए कर रहा है, तो वही मल्टीप्लाई बाय 12। और जेड जो है वो 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी पूरे साल के लिए कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12। यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों का टाइम बराबर है, तो वो आगे जाके कैंसिल आउट होने वाला है जब मैं रेशियो लूंगा तो इसलिए अगर इसको मैं 12 की जगह सीधा एक साल का अमाउंट मान लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्स वाई जेड ये अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर उस केस में जितने महीने के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे उससे उनको मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पर तीनों का बराबर है, इस वजह से आप 12 की जगह 1 मान लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज ये तो रेशियो लेने पर कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। फिर यहां पर ये 3 0 अपना कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में और 5 से 8 बार में। तो ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, और जो प्रॉफिट का रेशो बनेगा वो भी यही बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का जो सम है वो अपन को 30,000 के बराबर दे रखा है। 5 7 12, 12 और 8 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 30,000। और आपसे वाई का शेयर पूछ रहा है जो कि है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 20 से आप इसको काटेंगे तो ये 1500 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500, तो 7 यूनिट की वैल्यू बन गई 7 × 1500, 15 7 105, तो ये आ गया अपने पास 10,500। ऑप्शन नंबर 1। A and B started a business by investing 48,000 and 72,000 respectively. After 6 months, A withdrew half of his capital while B increased his capital by 24,000. At the end of the year, they earned a profit of 55,000. What is B's share in the profit? तो देखिए यहाँ पे A और B दो लोग हैं जो कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो उनका स्टार्टिंग अमाउंट है वो तो 48,000 और 72,000 रुपए, लेकिन 6 महीने के बाद ए इसमें से आधी कैपिटल को निकाल लेता है और जो बी है वो अपनी कैपिटल को 24,000 रुपए से बढ़ा देता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो ए जो है वो कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो वो करेगा 48,000 × 6, 48,000 रुपए इन्वेस्ट करा और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। और अगर बी की बात करूं तो बी जो है वो 72,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। ये तो हो गया शुरुआती 6 महीने की बात। अब ये जो टोटल प्रॉफिट अपन को दे रखा है ये ईयर के एंड पे, मतलब 1 साल के बाद दे रखा है, तो जो अपन यहाँ पे टोटल टाइम लेके चलेंगे वो 1 साल लेके चलेंगे। अब देखिए अगले 6 महीने में क्या हो रहा है, ए ने आधी कैपिटल निकाल ली,
तो अगर मैं बात करूं 48,000 में से आधी कैपिटल वो निकाल लेगा तो कितनी रह जाएगी, 24,000 रह जाएगी। दैट मीन्स कि अगले 6 महीने के लिए ये 48,000 रुपए नहीं देके केवल और केवल 24,000 रुपए देगा, और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। फिर बी की अगर मैं बात करूं तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 24,000 रुपए से बढ़ा लिया, तो 72,000 प्लस 24,000 तो कितना हो जाएगा, 96,000। दैट मीन्स कि अगले 6 महीने के लिए वो 96,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा इनकी टोटल कैपिटल का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 6 तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो 24,000 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार में, और ये 4 बार में। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7। तो ये हो गया इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो जो प्रॉफिट इनमें डिवाइड होगा वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट है 55,000, तो मैं बोल सकता हूं 3 + 7, दैट मीन्स कि 10 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 55,000, और मुझसे बी का शेयर पूछ रहा है जो कि 7 यूनिट है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5500, तो 7 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 7 × 5500। तो कितना आ गया, 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 35 और 3 38, 38,500। ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक टेबल अपन को दे रखी है। ये जो टेबल है वो 5 वर्कर का 4 दिनों का वेज दिखाता है। वेज मतलब जो उनको मजदूरी मिलती है वो। तो जैसे यहाँ पे चारों की मतलब जो 5 लोग हैं उनकी चारों दिन अलग अलग वेज है। डे 1 पे ए को 200 रुपये मिलते हैं, डे 2 पे 210 मिलते हैं, फिर बी को इसी तरीके से डे 1 पे 180 मिलते हैं, डे 2 पे 175 मिलते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो वर्कर सी है उसकी चारों दिन का एवरेज कितना है। तो वर्कर सी ये है, तो यहाँ पे एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं कि चारों दिन की जो उसकी मजदूरी है उसका सम करके डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो मजदूरी है ये आसपास है, मतलब चारों नंबर एक दूसरे के नजदीक में है, तो फिर अपन नेट डेविएशन मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डेविएशन मेथड में क्या होता है कि इन चारों नंबर के नजदीक में एक नंबर आप सोच लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरे को 220 इन चारों के नजदीक में दिख रहा है, तो मैंने जो वर्कर सी है उसकी एवरेज को 220 रुपये मान लिया। लेकिन ये मैंने माना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं मानू वही हो, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब मुझे यही देखना है कि इससे कितना आगे पीछे होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो सी है मतलब जो डे 1 है उसमें तो 220 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन डे 2 में 230 है, मैंने 220 मानी थी, दैट मीन्स कि जो मैंने मानी उससे 10 रुपये ज्यादा है, तो +10। फिर डे 3 में 215 है, इसका मतलब जो मैंने मानी उससे 5 रुपये कम है, तो -5। और डे 4 में 225 है, मतलब जो मैंने माना था उससे 5 रुपये ज्यादा, तो +5। और इसको अपन डिवाइड कर देंगे इन चारों दिनों में, तो चारों दिनों में इसको बराबर बराबर बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 220। ये 5 आपका कैंसिल आउट हो गया, 10/4 आ जाएगा 2.5 के बराबर। तो जो एवरेज है वो आ जाएगा अपने पास 222.5। ऑप्शन नंबर 1। इन ए सिटी द करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000 इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल डिक्रीजेज बाय 5% एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इंक्रीजेज बाय 10%, द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम 25,250। व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन द सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पे आपको केवल और केवल लिटरेट के बारे में ही बोला गया है, इलिटरेट का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अपन जो भी लोग हैं उनको लिटरेट ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पर अपन से बोला जा रहा है कि जो टोटल लिटरेट लोग हैं वो 25,000 है। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों आ गई। मेल को मैं एम मान लेता हूँ, फीमेल को एफ मान लेता हूँ। तो एम + एफ = अपन को दे रखा है 25,000। नंबर ऑफ मेल्स को मैंने एम के बराबर मान लिया और नंबर ऑफ फीमेल्स को मैंने एफ के बराबर मान लिया। फिर बोला गया है कि जो लिटरेट मेल है उनकी संख्या 5% कम हो जाती है, जबकि जो लिटरेट फीमेल है उनकी संख्या 10% बढ़ जाती है। और इस तरीके से जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है वो 25,250 बन जाती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि लिटरेट मेल कितने होंगे। प्रेजेंट लिटरेट मेल का मतलब है कि ये जो करंट नंबर आपको दे रखा था 25,000, इसमें कितने लिटरेट मेल की संख्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट और करंट ये एक ही बात है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप चाहे तो जैसे मैंने लिटरेट मेल को एम माना, तो एम पर अगर मैं 5% का डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो 100 - 5 दैट इज 95% आ जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा m × 95%। और जो फीमेल है उनकी संख्या 10% बढ़ी, तो फिर से अगर मैं फीमेल को 100% मान लूं तो उस पर 10% का इंक्रीज, मतलब टोटल बन गया 110%। तो ये आ जाएगा आपके पास f × 110/100, और ये अपने पास आ गया 25,250। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने पास चेंज आया उसी को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेंज कितने का आया, 5% का डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब है -5%, तो m × -5%।
और यहां पर चेंज आया 10% का, 10% का इंक्रीज होने का मतलब है प्लस 10%, तो प्लस 10/100। और यहां पर अगर मैं देखूंगा चेंज कितने का आया नंबर में, तो पहले 25,000 थी, अब 25,250 हो गई, दैट मीन्स की 250 का चेंज है। तो यहां पे मैंने लिखा 250। तो ये जो बीच वाली इक्वेशन मैंने बनाई है इसको मैं यहां पे नहीं लेऊंगा क्योंकि इससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैं पहली और तीसरी इन दोनों को आपस में सोल्व करूंगा। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आप चाहे तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 50 बार में, या आपके पास आ जाएगा 2f माइनस एम इक्वल टू, ये 100 को उधर भेज दीजिए तो ये बन गया 5000। तो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, और बहुत ही आसानी से छोटी सी इक्वेशन है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अपन ने जो प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल है उनको m माना था, तो m की वैल्यू अपन से यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आप चाहे तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहली में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये 2f माइनस 2f 0 हो जाएगा, और ये 2m ये प्लस m हो जाएगा, दैट इज 3m इक्वल टू 50,000 माइनस 5,000 मतलब 45,000। तो m कितना आ गया? 15,000। ऑप्शन नंबर 3। ए बेकर ऑर्डर 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर। द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर kg वाज ट्वाइस दैट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लोर। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बेकर है जो कि दो तरह के आटे मंगाता है। एक तो है प्रीमियम आटा जो कि 10 किलो मंगाता है, और एक है स्टैंडर्ड आटा जिसकी क्वांटिटी अपन को नहीं बता रखी, तो उसको अपन एक्स मान लेते हैं कि x किलो मंगाता है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो बोला गया है कि जो प्रीमियम आटा है ये स्टैंडर्ड वाले के कंपेरिजन में डबल रेट का है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड वाले को अगर 1 रुपये पर किलो मानूं, तो जो प्रीमियम वाला है उसको मैं मान सकता हूं 2 रुपये पर किलो। फिर बोला गया है कि ड्यू टू एन ऑर्डरिंग एरर द क्वांटिटीज ऑफ द टू टाइप ऑफ फ्लोर वर इंटरचेंज। तो कुछ एरर की वजह से इन दोनों की जो क्वांटिटी वो आपस में इंटरचेंज हो गई। दैट मीन्स की गलती से फोन पे क्या सुन लिया कि भैया प्रीमियम फ्लोर तो x किलो मंगाना है और जो स्टैंडर्ड फ्लोर है वो 10 किलो मंगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड फ्लोर की कीमत 1 रुपये, तो यहाँ भी 1 रुपये ही रहेगी, और यहाँ पर अगर प्रीमियम की 2 रुपये तो यहाँ पर भी 2 रुपये ही रहेगी। बस उनकी क्वांटिटी चेंज हुई है, आटे अभी भी उतने ही वही है, मतलब प्रीमियम प्रीमियम ही और स्टैंडर्ड ही है। तो जो प्रीमियम की प्राइस है वो यहाँ पे चलेगी। बस अब हो क्या रहा है कि पहले अगर 10 किलो प्रीमियम मंगा रहे थे तो अब गलती से x किलो ही प्रीमियम मंगा रहे हैं, और अगर पहले स्टैंडर्ड x किलो मंगा रहे थे तो अब स्टैंडर्ड 10 किलो मंगा रहे हैं। तो इस गलती की वजह से जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 25% कम हो गया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल ऑर्डर में प्रीमियम फ्लोर और स्टैंडर्ड फ्लोर के की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। दैट मीन्स कि ओरिजिनल ऑर्डर में अपन को पीएफ रेशियो एसएफ पूछा जा रहा है। ओरिजिनल ऑर्डर में अपन ने पीएफ को 10 माना है और एसएफ को x माना है, तो इसका रेशियो अपन से पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज हुई है। तो टोटल कॉस्ट डिक्रीज होने का आप कारण ये भी समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फ्लोर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रही होगी। हाँ, ऐसा आप हर बार तो नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि अपन उनकी प्राइस क्या लेके चल रहे हैं। यहाँ पे प्राइस जो है वो डबल है, लेकिन यही प्राइस अगर इतना अंतर नहीं होता, थोड़ी कम होती, जैसे डबल की जगह आप बोल सकते थे कि भैया 1.5 भी होती या फिर थोड़ी और कम होती, तो उस केस में हो सकता है कि x बड़ा आने पे भी ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो फिर उस तरीके से जाना उतना सेफ नहीं रहेगा, तो इसको अपन नॉर्मली पूरा तरीके से ही सोल्व कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं कि पहले जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, तो वो थी 20 + x, और अब क्या बन गई, तो अब बन गई 2x + 10। यहां पर बोला जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 25% कम हुई। तो अगर मैं पहली वाली को 100% मानूं तो 25% कम होने का मतलब है कि ये जो नई वाली प्राइस है ये पहले वाली की कितनी बन गई, 75%। दैट मीन्स कि इसका जो 75% आप लेंगे वो बराबर हो जाएगा नई वाली प्राइस के। तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये आ जाएगा 60 + 3x = 8x + 40। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 5x = आ गया 20, तो x = कितना आ गया 4 किलो। दैट मीन्स की जो स्टैंडर्ड फ्लोर था वो 4 किलो था, तो इनका अगर आप रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा 10:4, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 5:2। ऑप्शन नंबर 2। ए वेंडर सोल्ड 15 टॉयज फॉर ₹3,000 एंड गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मेनी टॉयज शुड ही सेल फॉर 2816 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक वेंडर है जो कि 3,000 रुपए में 15 टॉय बेचता है, जिस पर उसको 25% का फायदा होता है। तो ये जो 3,000 है ये 15 टॉय की सेलिंग प्राइस अपन को दे रखी है। तो यहां से अगर मैं एक टॉय की सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो वो कितनी बन जाएगी, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक टॉय की सेलिंग प्राइस हो गई 3,000 बटा 15, दैट इज 15 का ये 2 बार में मतलब 200। तो एक टॉय की जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपए आ गई।
तो यहां से मैं एक टॉय की कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। तो एक टॉय की कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, बोला जा रहा है कि 25% का फायदा है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 25% के फायदे के बाद सेलिंग प्राइस बन जाती है 125%। दैट मीन्स कि जो 200 है ये अपन को 125% की वैल्यू दे रखी, तो 125 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि 1% की वैल्यू निकल जाए, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 100% की वैल्यू निकल जाए जिसको अपन ने कॉस्ट प्राइस माना था। तो ये 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, और ये 5 से 40 बार में, कितना है ये 160 रुपए। तो एक खिलौने की जो कॉस्ट प्राइस है वो 160 रुपए। अब अपन से बोला जा रहा है कि वो 2816 में कितने खिलौने बेचे, और ये जो 2816 में खिलौने बेच रहा है तो इस पे उसको 10% का फायदा हो रहा है। तो यहां पर अपन सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो 2816 सेलिंग प्राइस अपन को दे रखी है ये कितने कॉस्ट प्राइस पर बनती है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो 2816 है ये 10% के प्रॉफिट के बाद वैल्यू आई है। तो अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100% मानूं तो 10% प्रॉफिट मिला के 110% बन गया, तो 110 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि 1% मिल जाए, और अपन ने कॉस्ट प्राइस को 100% माना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपनी आ जाएगी यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 11 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, 61 का मतलब 11 पंजे 55 और 6 बार में 66, तो ये आपके पास आ गया 2560। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको पड़ रही है वो पड़ रही है 2560, और एक खिलौने की जो कॉस्ट प्राइस है वो 160 रुपए। तो कितने खिलौने में वो बेच सकता है, 2560 डिवाइड बाई 160। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 16 बार में चला जाएगा, दैट मीन 16 खिलौने वो बेचेगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पे कोई सोच रहा हो कि सीधा अपन सेलिंग प्राइस से ही क्यों डील नहीं कर रहे, तो देखिए सेलिंग प्राइस से अपन नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे जो पहले प्रॉफिट परसेंट अपन को दे रखा है वो 25% दे रखा है, और यहां पर जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो 10% दे रखा है। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस से ही डील करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक खिलौने की सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी 10% प्रॉफिट के बाद। तो जैसे एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस 160 रुपए, तो इस पर अगर आप 10% का प्रॉफिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 का 10% मतलब 16, तो एक खिलौने की जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 176। अब आप चाहे तो 2816 को 176 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। A trader sells one brand of tea at 150 per kg, incurring a 25% loss. He also sell another brand of tea at 200 per kg, incurring a 20% loss. If he mixes the two brand in equal proportion and sell the mixture at 175 per kg, what is his overall profit or loss percentage? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि एक टी जिसकी सेलिंग प्राइस 150 पर किलो है, इस पे वो 25% का लॉस झेल रहा है, और एक दूसरी टी जिसकी सेलिंग प्राइस 200 पर किलो है, इस पर वो 20% का लॉस झेलता है। इन दोनों टी को बराबर क्वांटिटी में मिला के वो एक मिक्सचर बना रहा है जिसको 175 पर किलो में बेच रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो अब आप देखिए यहां पर ये भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखी और ये भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो यहां पर अपन को चाहिए क्या, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी जाके मैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकता हूं, जो कि अपन को नहीं दे रखा। तो चलिए इसको अपन निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला ब्रांड है उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 150 पर किलो में बेच रहा है 25% के लॉस के बाद, तो 25% का लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी आपके पास, मतलब कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% मानूं तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी 75%। तो 75 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 75 का 2 टाइम्स मतलब क्या आ गया 200। तो पहले वाले ब्रांड की जो कॉस्ट प्राइस है वो बन गई 200। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो 200 में बेचता है 20% के लॉस के बाद, 20% का लॉस है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 20% लॉस के बाद कितनी बन गई सेलिंग प्राइस 80%। तो ये आ जाएगा 100/80। तो यहाँ पर आप सोल्व कर दीजिए, ये 20 से 5 बार में, ये 4 बार में, ये 4 से 50 बार में, दैट मीन्स 250। तो यहाँ पर आ गई कॉस्ट प्राइस 250। अब दोनों को वो बराबर क्वांटिटी में मिला रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इसका भी 1 किलो लिया, इसका भी 1 किलो लिया, तो दोनों को अगर मिलाएगा तो ये अपने पास आ गया 200 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 किलो। 1 किलो ये, 1 किलो ये, तो मिक्सचर की जो क्वांटिटी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो कितनी बन जाएगी आपके पास, तो 450 बटा 2 मतलब 225 रुपए। तो 225 रुपए वाले मिक्सचर को वो 175 रुपए में बेच रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा नुकसान उसको हो रहा है, कितने का, 50 रुपए का नुकसान है, कितने पे, 225 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पर अगर आप सोल्व करेंगे तो 25 से 2 बार में, 25 से 9 बार में, तो ये आ गया 200/9, दैट इज 22.22%। तो लॉस हो रहा है कितने का, 22.22%, ऑप्शन नंबर 1। A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete the same work in 15 days. C and A together can do it in 20 days. In how many days can A alone complete the job?
तो देखिए बोला जा रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए ये दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अपन से पूछा जा रहा है कि अगर ए अकेला काम करता तो कितने दिन में करता। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो मैंने मान लिया जो टोटल काम है वो 60 यूनिट है। अगर ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं तो हर दिन कितना करेंगे, 60/12 मतलब 5 यूनिट। सेम तरीके से बी और सी हर दिन कितना करेंगे, 60/15 मतलब 4 यूनिट। और ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 60/20 मतलब 3 यूनिट। ये हो गई इनकी मिला के एफिशिएंसी। अब आप यहां पे देखिए, अगर आपको ए अकेला कितने दिन में काम करेगा तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि ए की अकेली एफिशिएंसी कितनी है। तो यहां पर अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये तीनों ही 2-2 बार ऐड होंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। और यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो 5, 4, 9, 9 और 3, 12। तो ये हो गई इनकी मिला के एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहां से, 12/2 6 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिला के 6 यूनिट है। मेरे को ए की निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी में से ये जो बी प्लस सी वाली एफिशिएंसी है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो यहां से मुझे ए आ जाएगा, ए कितना आएगा 6 - 4 दैट इज 2 यूनिट। इसका मतलब ए हर दिन 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 60 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 60/2 मतलब 30 दिन। तो ए को अकेले कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। ऑप्शन नंबर 1। From a 64-liter container of pure spirit, 8 liters are removed and replaced by water. This operation is performed a total of 3 times. What is the final quantity of spirit remaining in the container? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक 64 लीटर का कंटेनर है, प्योर स्पिरिट से भरा हुआ 64 लीटर है। और ये क्या है, स्पिरिट है, इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, 8 लीटर स्पिरिट को निकाल दे रहे हैं, इसकी जगह 8 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। और ये चीज अपन 3 बार करते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो फाइनल क्वांटिटी है स्पिरिट की वो कितनी होगी। तो अब देखिए इसका डायरेक्ट तरीका होता है, यहां पर ये अपना प्योर स्पिरिट का कंटेनर है, इसमें से मैंने 8 लीटर निकाला। तो 64 में से अगर मैं 8 लीटर निकालूंगा तो कितना रह जाएगा, उसमें 56 लीटर रह जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 56 आउट ऑफ कितना 64। तो पहली बार जब आप निकालेंगे तब भी 56/64 रहेगा, दूसरी बार जब निकालेंगे तब भी 56/64 रहेगा, और तीसरी बार जब निकालेंगे तब भी 56/64 ही रहेगा। तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 8 से 7 बार में, 8 से 8 बार में, फिर 8 से 7 बार में, 8 से 7 बार में और 8 से 8 बार में। तो ये आ गया अपने पास 343/8। तो ये 8 चौकू 32, 23 मतलब कितना आ गया 8 दूनी 16, तो 42.88 लीटर। दैट मीन्स की जो फाइनल क्वांटिटी होगी स्पिरिट की वो हो जाएगी 42.88 लीटर। देखिए ये चीज आप तभी लगा सकते हैं जब ये जो आपको इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है इसमें केवल और केवल प्योर स्पिरिट है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। अगर इसमें भी वाटर होता तो फिर अपन डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते थे, फिर अपन को कुछ और इस्तेमाल करना पड़ता, फिर उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको देनी होती। ए जूस वेंडर मिक्सेज वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस। If we sell the mixture at the cost price of pure orange juice and make a profit of 20%, what is the ratio of water to pure orange juice in the mixture respectively? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक जूस वेंडर है जो कि प्योर ऑरेंज जूस में वाटर को मिक्स करता है और फिर जो मिक्सचर बनता है उसको ऑरेंज जूस की ही कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 20% का फायदा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि वो वाटर और जूस का मिक्सचर जो है वो किस रेशियो में बनाता है। तो यहां पर आप देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो प्योर जूस है इसकी सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया 120। 120 क्यों माना, क्योंकि जो फायदा हो रहा है वो 20% का हो रहा है। तो इससे क्या है अपनी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 निकल जाएगी, क्योंकि अगर मैं 100 पे 20% का फायदा लूंगा तो 120 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैं किसी चीज को 120 रुपए में बेच रहा हूं और बोला जा रहा है कि जितने की कॉस्ट प्राइस बनती है उतना ही सेलिंग प्राइस है। दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस भी कितनी बननी चाहिए, 120 बननी चाहिए। 120 का मतलब है कि यहां पे 20 रुपए और बनने चाहिए थे, लेकिन अगर मैंने ये 20 रुपए का भी जूस ले लिया तब तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तब तो मैं 120 रुपए वाली चीज को 120 में ही बेच रहा हूं। फायदा कब होगा, जब यहां पर 100 रुपए का जूस ले और ये बाकी 20 रुपए का मैं वाटर ले। तो अब देखिए वाटर की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब वाटर फ्री है, इस वजह से ये 20 क्वांटिटी में अपन मिला रहे हैं, लेकिन ये है तो 0 रुपए का। तो यहां पर अपन ने वाटर जो है वो 20 यूनिट लिया और जो जूस है वो 100 यूनिट लिया। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा अपने पास 1:5। ऑप्शन नंबर 2। यहां पर वाटर अपन को पहले लेना है और जूस बाद में लेना है। अगर उल्टा बोला जाता तो फिर 5 रेशियो बना हो जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले किसको है बाद में किसको है। A car cover 40% of a certain distance at a pace of 20 km/h and the remaining distance at a pace of 30 km/h.
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कार है जो कि 40% डिस्टेंस 20 की स्पीड से कवर करती है और बाकी बचा वो डिस्टेंस 30 की स्पीड से कवर करती है। तो अपन से एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे मैंने क्या करा, टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लिया, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोला जा रहा है कि 40% डिस्टेंस 20 की स्पीड से कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस मैंने 100 किलोमीटर माना, उसका 40% निकालेंगे तो 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया 40/20, दैट मीन 2 घंटे। फिर बाकी कितना डिस्टेंस बच जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 60 किलोमीटर बच जाएगा। 100 माइनस 40 कितना रह गया, 60 रह गया। अब ये जो बाकी 60 किलोमीटर ये 30 की स्पीड से कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा 60/30, मतलब फिर से 2 घंटे। तो ये कितना आ गया 100/4, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। A and B are jogging around a park circular track which has a perimeter of 1.2 km. They start from the same point at 6 a.m. and run in opposite direction. A's speed is 5 km per hour and B's speed is 7 km per hour. At what time will they meet for the fifth time? तो देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी दो लोग हैं जो कि एक जॉगिंग पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, और इसका जो अपन को पेरीमीटर है वो दे रखा है, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस दे रखा है 1.2 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। ए इस डायरेक्शन में जाता है, ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। बी इस डायरेक्शन में जाता है, बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये पांचवी बार कितनी बजे मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, जब कभी भी सर्कुलर ट्रैक की बात की जाती है तो उस केस में ए और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाता है ये सर्कुलर ट्रैक की लेंथ जो कि है 1.2 किलोमीटर, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है इन दोनों की स्पीड का सम। यही अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो फिर रिलेटिव स्पीड होती इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए कितना आ जाएगा 5 + 7। तो अब यहां पर आप देखिए जो अपन ने डिस्टेंस लिया वो किलोमीटर में लिया, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया, तो टाइम का में आएगा आवर में आएगा। तो ये 5 + 7 12, तो ये आ गया 1.2/12 कितना आवर। तो इसको आप चाहे तो मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये 1.2 का 10 बार में हो गया 1/10 घंटे। तो अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स की 6 मिनट। इसका मतलब हर 6 मिनट में ये मिलेंगे। तो पांचवी बार कितनी देर के बाद मिलेंगे, अगर एक बार मिलने में 6 मिनट लगाते हैं तो हर 6 मिनट में मिलेंगी। तो मैं बोल सकता हूं 6 × 5, 5 × 6 दैट इज 30 मिनट। इसका मतलब ये पांचवी बार 30 मिनट के बाद मिलेंगे। अब इन लोगों ने 6 बजे स्टार्ट किया था चलना, तो अगली फिफ्थ टाइम कितनी बजे मिले 6:30। ऑप्शन नंबर 2। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर आप देखिए एक सेंट्रल एंगल 90 डिग्री अपन को दे रखा है। 90 डिग्री देने का मतलब है ये क्या हो गया, क्वार्टर ऑफ सर्किल हो गया। इसका एरिया अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका तो एरिया वैसे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो सेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री आप डालेंगे तो 90/360 1/4 आएगा। और यही अपने पास एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्किल भी होता है πr²/4। तो यहाँ पे पाई को अपन ले लेते हैं 22/7, रेडियस अपन को दे रखी है 7। तो देखिए ये एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। तो ये आ गया 11 × 77/2। इसका मतलब कितना बन गया 38.5। यहाँ पे अपन को 38.48 दे रखा है। वैसे तो ये अप्रोक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट आ रहा है, तो कायदे से तो क्वेश्चन एग्जैक्ट देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेडियन मीजर ऑफ 150 डिग्री। तो यहाँ पे अपन को 150 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए आपको याद रखना है कि 1π = 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1π/180, सॉरी डिग्री हट जाएगा। तो यहां पे 150 डिग्री का मतलब क्या हो गया 150 × 1 डिग्री, और 1 डिग्री मतलब क्या हो गया 1π/180। तो ये 30 से 5 बार में, 30 से 6 बार में, तो कितना आ गया 5π/6। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 120 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है θ/360 × πr², एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई है, और रेडियस कितनी है 8। तो ये 120 का 3 बार में हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64। तो ये आ गया 64π/3। ऑप्शन नंबर 1।
विच ऑफ दीज लाइन इज पैरेलल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी तरीका आप जानते हैं, जहां पे अपन तीन तरह की लाइन पढ़ते हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। जहां पे आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, जैसे अगर मैं दो लाइन लूं तो उनको अपन जनरल फॉर्म में मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जाऊं तो वहां पे पैरेलल लाइन की कंडीशन अपन ने पढ़ी हुई है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इसको अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पैरेलल लाइन की कंडीशन पढ़ी हुई है कि दो लाइन कब पैरेलल होती है, जब उनका स्लोप बराबर होता है। तो m1 इक्वल टू m2 जब होता है तो उस केस में दो लाइन पैरेलल होती है। तो यहां पर आप चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे पहले वाले ऑप्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बनेगा 3/3, b1 बाई b2 क्या बनेगा 2/2 और c1 बाई c2 क्या बनेगा 5/7। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत के दो तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो पहले वाले में ही अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ये बनेगा 3/2 और ये बनेगा 2/3। 3/2 बनेगा 2/3 बनेगा, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 3/3, ये बनेगा 2/-2, क्या ये भी बराबर है क्या? नहीं है, बिकॉज ये एक है ये -1 है जो कि आपस में बराबर नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बना 3/1, ये बना 2/1, क्या ये बराबर है क्या? तो ये भी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं केवल पहला वाला आंसर पॉसिबल है। अगर मैं स्लोप की कंडीशन से जाऊं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप के लिए जो अपनी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे अपन को क्या करना है कि y का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना है और बाकी सबको राइट साइड में डालना है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -3x/2 प्लस 5/2। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये 3x को उधर की साइड ले गया और ये जो y का कोफिशिएंट है 2 इसको भी मैंने राइट साइड में भेज दिया। तो अब यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, वो है m इक्वल टू -3/2। और अगर मैं सेम तरीके से पहली वाली लाइन में देखूंगा तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू -3x/2 प्लस 7/2। यहां पर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो m कितना आ रहा है आपके पास, -3/2 आ रहा है। तो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। बाकी किसी में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो स्लोप है वो अनइक्वल आएगा। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे सेकंड वाली में, तो इसमें जो स्लोप आपके पास आएगा वो आएगा -2/3। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका स्लोप बनेगा वो बनेगा 3/2 और इसमें जो स्लोप बनेगा वो आपका बनेगा -1। तो मैं बोल सकता हूं केवल और केवल पहली वाली इक्वेशन में ही अपना स्लोप सेम है, बाकी सब में अलग है। तो देखिए दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बस होता क्या है कि जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जब अपन m1 m2 को कंपेयर करते हैं तो उस केस में अपन को ये पता चल जाता है कि पैरेलल है या नहीं, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि वो कोइंसिडेंट है या नहीं। उसके लिए अपन को c को चेक करना पड़ता है। अगर c भी आपका पेस बराबर आ रहा है तो फिर उस केस में आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। और अगर c बराबर नहीं आ रहा, केवल m1 इक्वल टू m2 आ रहा है, तो उस केस में लाइन केवल पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है। ठीक, चलिए। इफ sin 90 माइनस एक्स इक्वल टू cos 2x देन व्हाट इज x। तो यहां पर आप देखिए अपन जानते हैं sin 90 माइनस एक्स जो है वो cos x के बराबर होता है। तो cos x इक्वल टू cos 2x आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों के एंगल बराबर होंगे। तो x इक्वल टू आ गया 2x, और अगर x इक्वल टू 2x है तो ये x आपस में कट गया और कट के कितना आएगा, 0 आएगा। तो x कितना आ गया, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। इफ x इक्वल टू √5 प्लस 2 देन फाइंड x² माइनस 4 √5। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा बच्चों जैसा सवाल है। सीधा आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 √5 बनेगा। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 इंटू √5 माइनस 4 √5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इंटू 2 4 √5 से 4 √5 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 आ गया 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। In triangles ABC and XYZ, if the length of the side are such that AB equal XY, BC equal YZ, and CA equal ZX, which congruence rule demonstrate that triangle ABC is congruent to triangle XYZ। तो देखिए यहाँ पे अपन को दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ABC और XYZ। ये ABC हो गया और ये XYZ हो गया। फिर अपन से बोला गया है कि जो AB लाइन है वो XY के इक्वल है, BC जो लाइन है वो YZ के इक्वल है, और AC लाइन है XZ के इक्वल है।
तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो उस केस में ये तीनों ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रिपल एस का मतलब है साइड साइड साइड। अगर यहां पे दो साइड और ए के एंगल इक्वल दे रखे होते, जैसे ए बी एक्स वाई की इक्वल दे रखी होती, बी सी वाई जेड की इक्वल दे रखा होता और एंगल ए बी सी एंगल एक्स वाई जेड की इक्वल दे रखा होता, तो उस केस में अपन एस ए एस से जाते। इसका मतलब है साइड एंगल साइड। इसी तरीके से अगर दो एंगल और एक साइड दे रखी होती तो फिर ए एस से रूल से जाते। ए एस ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये रूल बोलना सरासर गलत है। लेकिन देखिए होगा क्या, अगर दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो फिर उस केस में भी जो रूल लगेगा वो ए एस से ही लगेगा। ए ए एस ये कहना सरासर गलत होता है, ऐसा कोई रूल नहीं माना जाता। रूल हमेशा ए एस ही कहलाता है। लेकिन अगर कोई दो एंगल इक्वल है और कोई तीसरी साइड इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, उस वजह से ए एस से रूल वहां पे लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। गिवन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 देन व्हाट इज tan बी। तो देखिए यहां पे आपको साइन ए जो है वो 3/5 दे रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूं, ए मान लेता हूं। साइन इक्वल टू अपन जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो परपेंडिकुलर आ गया 3 के बराबर और हाइपोटेनियस आ गया 5 के बराबर। देखिए परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली होती है। तो ये हाइपोटेनियस आ गई 5 और ये आ गई 3, तो ये अपना बन गया बेस। एंगल के साथ जो लगता है उसको अपन बोलते हैं बेस। अब यहां पर बोला गया है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का मतलब है कि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। अब यहां पर देखिए ये वाला तो फिक्स हो गया 90, तो मैं बोल सकता हूं कि बाकी दो एंगल जो बचेंगे उनका मिला के सम 90 डिग्री होगा। तो अगर उसमें ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी के बराबर। तो ये वाला एंगल जो है ये बी आपको दे रखा है, तो अपन से tan बी पूछ रहा है। tan बी इक्वल टू क्या होता है, तो tan बी इक्वल टू अपन जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर आप देखिए ऐसा नहीं है कि यहां मैंने ऊपर में P लिख दिया तो आप सीधा P इक्वल टू 3 ले लेंगे, ऐसा लेना सरासर गलत है। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं एंगल B की बात करूं तो एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके सामने वाली साइड, जो कि कौन सी है, ये वाली। तो एंगल B के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा। और ये कितना है, तो 3 4 5 अपनी ट्रिपलेट होती है तो ये 4 आ जाएगा। तो एंगल B के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 4 के बराबर है। और बेस क्या होगा, तो बेस हमेशा जो एंगल के साथ लगती है, तो एंगल के साथ कौन सी साइड लग रही है, तो ये लग रही है 3, तो बेस इसके लिए क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो tan भी कितना आएगा आपके पास, 4/3, ऑप्शन नंबर 1। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A इज 100 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C। तो देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट जो है वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है कि इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दैट मींस कि एंगल ए और एंगल सी ये मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। अगर ए 100 डिग्री है तो सी कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं सी जो है वो 180 माइनस 100 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहां पे अपन से सी पूछ रहा है जो कि हो गया 80 के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। इफ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1/4 देन फाइंड कोस स्क्वायर ए। तो देखिए यहां पे आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसको अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4। तो ये 2 कोस स्क्वायर ए उधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 3/8, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये वाला जो पेपर था वो ओवरऑल आसान था। लास्ट के क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान थे, बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते थे। ओवरऑल पेपर ठीक था, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।